यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की संकल्पना हम बहुत वर्षों से सुनते आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पंचांग के अनुसार जो हमारा सनातन वर्ष होता है उसमें 2 प्रकट और 2 गुप्त नवरात्र के माध्यम से हम शक्ति की उपासना करते हुए उसकी कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। किंतु कितना बड़ा अंतर्विरोध है, कितना बड़ा पैराडॉक्स है कि मातृशक्ति की उपासना करने को पूजा के महत्वपूर्ण अंग के रूप में स्वीकार करने वाले इस देश में नारी धर्षण, ईव टीजिंग, लड़कियों को उठाया जाना, घर में बहुओं को जला दिया जाना, अब एक ऐसी घटना हो गई है जिस पर हमारे भीतर की जो आत्मा है वो उद्वेलित नहीं होती। हम उसको डे टू डे इवेंट की तरह पढ़ करके आगे बढ़ जाते हैं बिना कोई कमेंट किए हुए। कभी विचार किया कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम समस्त संकल्पनाओं को केवल पढ़ते हैं, उस पर मनन नहीं करते, उसको अपने जीवन में उतारते नहीं हैं। और मैं एक बात और कहने जा रहा हूं जो आप लोगों को शायद अच्छी न लगे, लेकिन सत्य सत्य होता है। परिवार में, परिवार के भीतर जो महिलाओं के साथ हिंसा होती है, ख़ास तौर से उन परिवारों में जो बड़े परिवार हैं, लड़कियों के साथ अत्याचार, बहुओं के साथ अत्याचार, वो नहीं हो सकता अगर घर की बड़ी महिलाएं संकल्पित हों कि जिस बहू को हम सम्मान के साथ अपने घर में लाए हैं और जिस लड़की को हमने पैदा किया है, अकेले नहीं, हमारा पति भी उसमें उत्तरदायी है, इन दोनों का अपमान कैसे कर सकता है? किसी की क्या हिम्मत है, किसी की क्या औकात है जो हमारी बहू को छू ले या हमारी लड़की को छू ले? महिलाओं का सुषुप्त समर्थन होता है घर में बहुओं के साथ अत्याचार जब होता है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि पुरुष ही बदमाश हैं। उस घर की जो बड़ी महिलाएं हैं वो भी बदमाशी करती हैं। उसके पीछे कई कारण हैं, मनोवैज्ञानिक कारण भी है। मैं तो रोज़ देखता हूं अपने जीवन में नाना प्रकार की समस्याएं आती हैं। महाराज जी क्या करें, हमारी बहू ने हमारे लड़के पर कब्जा कर लिया। तो हम कहते हैं माता जी ये बताओ, जिस ज़माने में आपकी शादी हुई थी आपने भी तो अपनी सास के लड़के पर कब्जा किया था। तो ये जो कब्जा करने की जो प्रक्रिया है ना, ये तो सनातन चली आ रही है। जिस लड़की को आप हाथ फैला करके अपने घर में लाते हो सम्मान के साथ, वो पूरी जिंदगी अपनी माँ के साथ थोड़ी रहेगा। पत्नी के प्रति भी उसके कुछ दायित्व हैं और आप चाहती हो कि पत्नी को वो नौकरानी की तरह ट्रीट करे और आपकी सेवा करता रहे। हाँ, पत्नी की कीमत पर माँ का और पिता का अपमान करने वाले पशु हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन पत्नी की कीमत पर माँ बाप को अगर प्रश्रय दे रहे हैं और पत्नी का अपमान कर रहे हैं माँ बाप के कहने पर, तो वो पशु भी नहीं है, वो तो राक्षस की श्रेणी में आते हैं। संतुलन बना के चलने की आवश्यकता है। पत्नी का स्थान पत्नी का है, माता पिता का स्थान माता पिता का है। कोई किसी के स्थान को स्वीकार नहीं कर सकता, ग्रहण नहीं कर सकता, उसको हस्तगत नहीं कर सकता। और जो समाज में हम आप तमाशा देख रहे हैं आजकल, जिस प्रकार का चल रहा है, लड़कियों का निकलना कठिन हो गया है। अब मैं यहाँ पर अगर ये कहूँ कि व्यक्तिगत आत्मसंतुलन की आवश्यकता है, तो नारीवादी जितने दृष्टिकोण रखने वाले लोग हैं बिगड़ जाएंगे मेरे ऊपर, तो मैं वो नहीं कहूँगा। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, शोषण किसी भी प्रकार का हो, चाहे यौन शोषण हो, चाहे आर्थिक शोषण हो, चाहे सामाजिक शोषण हो, यदि पुरुष का होता है तब भी घृणित है और स्त्री का होता है तब भी घृणित है। उसको बचाने की आवश्यकता है, ऐसा वातावरण उत्पन्न करने की आवश्यकता है जहाँ पर इस प्रकार के आचरण से मुक्ति प्राप्त की जा सकती हो। अपने घर में जेंडर इक्वालिटी पैदा करने का प्रयास करिए ना। जब पुत्र होता है तो वो एसेट होता है, लड़की होती है तो वो लायबिलिटी होती है। किस खुशी में भैया? मैं तो ऐसे बहुत से परिवार जानता हूँ जहाँ पर लड़कियों ने अपने माता पिता को और अपनी अनेक प्रकार की पुरानी पीढ़ियों को भी गौरवान्वित कर दिया अपनी सामर्थ्य से, अपनी ताकत से, अपनी विद्या से, अपनी मेधा से। और ऐसे बहुत से लड़कों के बापों को भी मैं जानता हूँ जो दुपट्टा ओढ़ के निकलते हैं, कोई देख न ले कि फलाने के बाप जा रहे हैं। 140 करोड़ की इस आबादी में सारे जितने लड़के हैं वो सब श्रवण कुमार और प्रहलाद नहीं हैं, उसमें से बहुत से हिरण्यकशिपु भी हैं, बहुत से रावण भी हैं। अपने परिवार में जेंडर इक्वालिटी पैदा करिए। व्यर्थ में लड़कियों को मत दबाइए, उनको आत्मनिर्भर होने की शिक्षा प्रदान करिए और उसके साथ साथ उनको जीवन में आत्मसंयम होना चाहिए। इसलिए क्योंकि नारी अस्मिता की हम लोग बहुत चर्चा करते हैं, अगर उसकी चर्चा न करें तो फिर किसी बात की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक प्राणी और प्रत्येक स्त्री और प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की स्वतंत्र हैं, जो मन में आए करें। लेकिन समाज की एक अनुशासनी होती है, एक रीत
एक एक व्यवस्था होती है जिसको कि अनुपालन करने की आवश्यकता है। अतः अपने घर के बच्चों को बराबरी का उपदेश दें, और जिन बातों के लिए आप लड़कों के दोष की उपेक्षा कर देते हैं और लड़कियों के ऊपर चढ़ जाते हैं लाठी लेकर के, उन बातों पर लड़कों को भी डांटने का अभ्यास डालिए अपने जीवन में। लड़के पैदा हुए हैं, कोई वरदान नहीं है ईश्वर का, ये जैविक प्रक्रिया है। लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। संतान का उत्तम होना अनिवार्य है, संतान का श्रेष्ठ, बुद्धिमान, सामर्थ्यवान और विवेकशील होना अनिवार्य है। मात्र लड़के के अंदर ही ये गुण हो, ऐसा कोई शास्त्रीय विधान मैंने आज तक पढ़ा नहीं कहीं पर भी। लड़की के अंदर भी ये सब गुण हो सकते हैं। अतः ये लड़की और लड़के का तमाशा छोड़ करके दोनों को समान अनुशासन समझाइए। गलत काम करने का किसी को अधिकार नहीं है। और घर में आने वाली बहू को बहू के रूप में स्वीकार करिए, उसको लड़की मान के मत चलिए, नहीं तो बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। लड़की लड़की है, बहू बहू है। बहू लड़की से अधिक हो सकती है लेकिन लड़की नहीं हो सकती। अपने घर में वो जिस प्रकार से रही है, आनंद के साथ, उस श्रृंखलता के साथ, अगर आपके घर में रहेगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन वो तो अपनी माँ की गोद में लेट करके दूध पी चुकी है, माँ का अपने, माँ स्वीकार करती है। तो आप बहू को लड़की से अधिक सम्मान दीजिए, लड़की से अधिक उस पर विश्वास करिए। लेकिन आप सास रहिए और उसको बहू बना के रखिए, वो भी आपका सम्मान अपनी माँ से अधिक करे। लेकिन आप उसकी माँ नहीं हैं, इस बात को स्वीकार करने की आवश्यकता है। बहू लड़की से अधिक हो सकती है लेकिन लड़की नहीं हो सकती, और सास माँ से अधिक हो सकती है लेकिन माँ नहीं हो सकती। इस मनोवैज्ञानिक संदर्भ को भी स्वीकार करने की आवश्यकता है। संतुलित रहिए, बच्चों के बीच भेद मत करिए, उनके प्रति समान बर्ताव रखिए। दोनों ही आपके जीवन में लायबिलिटी हो सकते हैं अगर आपने उनका पोषण सही पद्धति से नहीं किया, और दोनों ही आपके जीवन में एसेट हो सकते हैं अगर आपने उनका पोषण और संस्कार उत्तम रीति से संपन्न किया है।